कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 3 के अंदर गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हमने पिछले पीरियड में अभाज्य गुणनखंड करने का अभ्यास किया था। उसमें मैंने आपको 3 सवाल कराए थे। आज भी हम 3 सवाल करने का अभ्यास करेंगे और सवाल का है कि इसमें आप क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका, सबसे पहले आपको किसका ज्ञात करना है, 32 का। तो मैंने आपको समझाया था पिछले लेसन में कि जब हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो अभाज्य संख्या का अर्थ होता है ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का ही भाग लगता हो, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं लगता। तो उस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 7, तो 7 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, 2 टुकड़े हो सकते हैं। पहला 1 × 7 और दूसरा 7 × 1, 1 × 7 और 7 × 1। यानी कहने का मतलब है ऐसी संख्या जो केवल अपने स्वयं के पाड़े से ही भाज्य हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी अन्य किसी पाड़े से भाज्य नहीं होती। तो इसके अंदर तो सबसे छोटा अभाज्य अंक होता है वो होता है 2, ठीक है ना। फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी इस प्रकार की जो संख्याएं होती, वो संख्याएं तो और भी होती हैं आगे बहुत सारी, लेकिन जो ये संख्याएं हैं ये सारी देखिए अभाज्य संख्याएं हैं। ये केवल अपने ही पाड़े से भाज्य है, अन्य किसी पाड़े से भाज्य नहीं। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड के सवालों को हल करते हैं तो नियम के अनुसार हम पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। अगर उस संख्या के अंदर भाग जाता हो तो देखिए यहाँ पर 32 है, तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। अब आपको देखना 2 का भाग इसमें लगता है क्या। तो मैंने आपको भाज्यता के नियम सिखाए थे, उससे मैंने आपको बताया था यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक है तो उसके अंदर 2 का भाग पूरा जाता है। तो यहाँ देखिए 32 लिखा हुआ है, तो पीछे इकाई का अंक कितना है, 2। तो इस 2 के इसके अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा। तो आप भाग लगा के देख लीजिए, 32 में 2 का भाग, तो पहले गया 2 × 2, 1 भाग, 1 बच गया, 2 उतरते कितने हो गए, 12। तो 2 के पाड़े में 12 कितनी बार आता है, 6 बार। तो टोटल अंक कितना बना हमारा, 16। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। अब देखिए फिर 6 आ गया इकाई का अंक, तो 6 यहाँ पर है, तो फिर 2 का भाग आपका क्या जाएगा, पूरा जाएगा। तो 2 के पाड़े में 16 आते हैं, पाड़ा बोल लीजिए 2 × 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 5 10 और 2 × 6 12, 2 × 7 14 और 2 × 8 16। कितनी बार गया, 8 बार। तो हमने नीचे लिख दिया 8। अब 8 फिर 2 के पाड़े में आ रहा है, तो 2 × 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। कितनी बार, 4 बार। फिर 2 का भाग, 2 × 2, 2 × 2 4 और फिर 2 का भाग 2 में 1 बार। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। फिर आप नीचे लिखेंगे हम यहाँ पे, अतः 32 का अभाज्य गुणनखंड। अब इनको हम लाइन 2 कितने बार, 1 2 3 4 5, तो 1 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 1 2 3 4 5 और ये आपका आंसर। ये 32 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 लिख के हमने इसका हल कर दिया और ये आपका आंसर। यानी इस प्रकार से आपको किसी भी सवाल के अभाज्य गुणनखंड को निकालकर आंसर देना है। संख्या कोई भी लिखी भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 98। कितना है, 98। तो 98 को देखिए अभाज्य गुणनखंड करने का अभ्यास करते हैं। तो इसके पीछे देखो 8 है, तो जैसे अभी बताया 2 0 4 6 8 हो, तो 2 का भाग पूरा जाता है।
तो हम इसमें लगाएंगे 2 का भाग। 98 में 2 का भाग, तो पहले गया 4 दूनी 8, 1 बच गया, 8 उतर गया, 18 हो गए, और 2 के पाटे में 18 आते हैं 9 बार, तो टोटल कितनी बार गया ये? 49 बार। कितनी बार गया? 49 बार। अब देखिए 49 तो सीधा केवल एक ही पाड़े में आता है, 2 के बाद में 2 का भाग नहीं लगेगा इसके अंदर, तो हम लेंगे 3। 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो संख्या आपको दे रखी है उसके अंकों का योग कर दीजिए। अगर अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो 9 + 4 हो गया, 9 के अंदर 4 × 10 11 12 13, और 3 के पारे में 13 नहीं आते, तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है। फिर देखिए, फिर भाज्य संख्या कौन सी है? 3 के बाद में 5। 5 का नियम पढ़ा था, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से भाज्य होती है। तो न तो 0 है और न ही 5 है, तो यह संख्या 5 से भाज्य नहीं हो। अब है 7, तो 7 का पारा बोले 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 संग 42, 7 सत्ते 49, पूरा पूरा जा रहा है 7 बार। यानी हमने 7 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 7 बार। और फिर 7 के अंदर भी किसका भाग जाएगा? 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 98 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 7 × 7, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का सरलता से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा अंक है हमारे पास 7। इसे हल करना है, तो पीछे देखिए 0 है, तो इसका अर्थ हो गया कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 6 में तो जाता ही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार, और 0 अपने स्थान पर उतर गया। कितनी बार गया? 30 बार। फिर पीछे 0 है, तो फिर 2 का भाग जाएगा, तो 30 के अंदर 2 का भाग लगा के देख लीजिए। पहले 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 0 उतार दिया, कितने हो गए? 10। अब 2 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है? 5 बार। कितनी बार गया? 15 बार। अब इसमें पीछे इकाई का अंक 5 आ गया, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो अब किसका लगाएं? 2 के बाद में 3 का। 3 का क्या? दोनों को दोनों देखो, 5 और 1 कितने हो गए? 6। 3 के पाड़े में 6 आते हैं, तो इसका मतलब 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लगाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, कितनी बार गया? 5 बार। अब 5 में किसका जाएगा? 5 का ही जाएगा। तो हम नीचे लिखेंगे अतः 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 5, और ये आपका आंसर। यानी इस प्रकार से आप संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। कल हम एक बार फिर इन्हीं प्रकार के सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। जब तक आप इन्हें कॉपी में उतारिए और फिर स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर हम आज वापस रिवीजन के अंदर इज एम आर का वाक्यों में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। यानी अब आपकी पहले मैं करा चुका आपको इज एम आर सारा। अब आपको पेपर के अंदर जब आपके टेस्ट होंगे, एग्जाम होंगे, तब उसके अंदर आपको इस प्रकार से फिलअप दिए होंगे, यानी वाक्य दे रखे होंगे, बीच में फिलअप छोड़ा हुआ होगा, और आपके इसके अंदर आपको पहचान करके इज, एम और आर इसका प्रयोग करके इस फिल्म को भरना है। तो
इज एम आर, इसको मैं एक और वापस आपको रिवीजन के तौर पे समझा देता हूँ, फिर हम इसको फिलअप करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले इज का अर्थ होता है क्या होता है? अब इज का प्रयोग कहाँ होता है? जब हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या होता है? ही मीन्स क्या होता है? वह। ये देखिए लड़कों के लिए यूज होता है ही। फिर सी, सी मीन्स होता है वह, और यह लड़कियों के लिए यूज होता है। इट, ये वस्तु और जानवरों के लिए, पशुओं के लिए यूज होता है। और हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता, एक वचन करता, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब हम इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है एम का अर्थ होता है हूँ, और इसका प्रयोग केवल आई के साथ होता है। एम का प्रयोग मात्र आई के साथ ही होता है, अन्य किसी के साथ नहीं होता। फिर ए आर या है, जब करता यानी जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे WEV, वी मीन्स होता है हम, यानी एक समूह हो गया पूरा हम, एक व्यक्ति नहीं है, एक, दो या दो से अधिक हैं। यू मीन्स हो गया तुम, यू मीन्स हो गया तुम, यानी कि दूसरे को कह रहे हैं अपन बात, तब यू। दे, वे, यानी यह भी दो या दो से अधिक के लिए हो रहा है। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता, बहुवचन कर्ता के साथ में आर का प्रयोग, यानी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु या पशु का नाम, तो इज का प्रयोग। एम का प्रयोग तो केवल आई के साथ होता है। आर का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? वी मीन्स हम, यू यानी तुम, दे, वे प्लूरल सब्जेक्ट और बहुवचन कर्ता। ये तो केवल आपको रिवीजन के अंदर है, पेपर में आपको ये दिया हुआ नहीं होगा, ये तो केवल समझने के लिए। अब जैसे पहला सब्जेक्ट है आई स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी। अब आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का, तो क्या बनेगा? हूँ, यानी आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। तो हम इसका किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? एम का। आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। फिर देखिए आई, अब ए यहाँ छोड़ रखा है, तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का। तो आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ? योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो आई के साथ में एम का प्रयोग, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। फिर देखिए यू, फिर फिलअप दे दिया, लेट टुडे। अब यू कहाँ है? देखिए ये रहा। अब यू के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का। यू आर लेट टुडे, यानी तुम आज भी देर से हो, या तुम आज भी देरी से हो। यू आर लेट टुडे। फिर डी में दिया हुआ राधा। अब देखिए राधा नाम है लड़की का, एक ही लड़के का नाम देख रहा है। एक ही लड़के का नाम हो तो क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होता है?
सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट में किसका यूज होता है? इज का। तो हमने यहाँ लगा दिया आई एस इज। राधा इज माई सिस्टर, राधा मेरी बहन है। द ग्रास ग्रीन, घास ग्रीन हरी है, तो है किसका? इज का। द ग्रास इज ग्रीन, घास हरी है। दैट अंकल, वह व्यक्ति, दैट मैन, वह अंकल, दैट मैन माई अंकल, दैट मैन वह व्यक्ति, माई अंकल मेरे चाचा जी हैं। तो व्यक्ति दूर खड़ा है तो दैट का प्रयोग हुआ है, और मैन आई एस इज, दैट मैन इज माई अंकल, वह व्यक्ति मेरे चाचा जी हैं। फिर सब्जेक्ट देखिए चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है? बच्चे। एक बच्चे के लिए बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो कौन सा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट में किसका यूज होता है? आर का। तो हमने यहाँ लिख दिया ए आर ई। चिल्ड्रन आर नॉटी। नॉटी मीन्स क्या होता है? शरारती। बच्चे शरारती हैं, बच्चे शरारती हैं। चिल्ड्रन आर नॉटी। फिर रानी, अब देखिए रानी आ गया। फिर एक लड़की का नाम है, क्या है? रानी ए गुड डांसर। रानी एक ही है, तो इसके लिए इज का प्रयोग। रानी इज ए गुड डांसर, रानी बहुत अच्छी नर्तकी है। फिर मंकीज, अब देखिए मंकीज, एस लगा हुआ है। मंकी मीन्स बंदर, मंकीज मीन्स बहुत सारे बंदर। तो आर क्लेवर एनिमल, तो बहुत सारे के लिए किसका यूज होता है? आर का। तो मंकीज आर क्लेवर एनिमल, बंदर बहुत ही चतुर जानवर होते हैं। फिर दीज फ्लावर, दीज मीन्स ये, फ्लावर मीन्स फूल, यानी बहुत सारे फूल, लवली। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए आर ई आर। दीज फ्लावर्स आर लवली, ये फूल बहुत प्यारे हैं। वी स्टूडेंट, हम विद्यार्थी, क्या होगा? हैं। वी सब्जेक्ट है, तो किसका यूज होगा? आर का। ए आर ई, वी आर स्टूडेंट, हम विद्यार्थी हैं। अब आ गया राहुल, एक व्यक्ति का नाम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग। तो राहुल इज ए रिच मैन। तो इस प्रकार से आप जब फिलअप करना हो और वाक्यों के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इज एम आर का प्रयोग करना हो, तो आप इन सब्जेक्ट और इज एम आर के आधार पे आप इन वाक्यों का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। तो आपको इन नियमों को पढ़ना है, समझना है और इनका अभ्यास करना है। धन्यवाद।